है ना, किस तरीके से हमारे बॉडी में एयर एंटर होती है, एयर का रास्ता क्या है, फिर उस एयर में से ऑक्सीजन किस तरीके से सॉल्युबल होता है, उस ऑक्सीजन से किस तरीके से ग्लूकोज टूटता है, कैसे हमारे फेफड़े पूरे के पूरे ऑक्सीजन वाले ब्लड को हार्ट तक भेजते हैं, हार्ट फिर सर्कुलेट करता है सारे के सारे ऑर्गन्स के बीच में। ये सारी बातें हम पढ़ रहे थे। और जब बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र की, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, नोज से। नोज बोलो या नोस्ट्रिल्स, कल की क्लास में पढ़ाया था कि मानव का श्वसन तंत्र नोज, नाक से शुरू हो जाता है। और उसके बाद नोज के अंदर मैंने बताया था कि दो नोजल पोर्स होते हैं जिन्हें आप नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। हिंदी में कहा जाता है नासा द्वार। नाक के जो दो द्वार हैं, एक ये वाला एक ये वाला, यहां से क्या होता है, सबसे पहले एयर एंटर होती है। अगर आपसे पूछ ले कि हवा कहां से प्रवेश करती है, तो हवा प्रवेश करती है, आप बताएंगे नोस्ट्रिल से। फिर बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां से एयर एंटर होगी, कल बता चुकी थी, नोस्ट्रिल से। ये वाला पार्ट, इस वाले हिस्से को कहा जाता है नेजल कैविटी। फिर हमारी नाक के अंदर जो कैविटी बनी हुई है, उस कैविटी को नेजल कैविटी कहा जाता है, नाक गुहा कहा जाता है, या नाक की गुहा लिख लो, नेजल कैविटी। अब इस नेजल कैविटी के अंदर क्या होता है वो सुनो। एक तो बच्चा इस नेजल कैविटी का जो रीजन होता है, एक पार्ट होता है यहां वाला, कुछ इस वाला हिस्सा, ये वाला और ये वाला, इसे कहा जाता है ऑल्फैक्टरी रीजन। और ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है यहां से, ऑल्फैक्टरी रीजन से क्या क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना। हिंदी में कहा जाता है घ्राण क्षेत्र या घ्राणीय क्षेत्र कहा जाता है। और ये ऑल्फैक्टरी रीजन क्या करता है, तो ये ऑल्फैक्टरी रीजन जो है, ये बेटा आपकी स्मेल को सेंस करता है। आपने कोई भी चीज सूंघी है तो उसकी स्मेल को सेंस करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और ब्रेन बाद में उस स्मेल की पहचान करवाता है। बेटा एग्जाम पास में है, केमिस्ट्री कब होगी, कौन कह रहा है ये उमराव। बेटा केमिस्ट्री की ऑलमोस्ट 19-20 क्लास हो गई है, ज्यादा क्लास नहीं बची है, 10-15 क्लास और बची होंगी। मेन चैप्टर हो गए हैं, आप पहले वो पढ़ लो आराम से, ठीक है, पहले वो पढ़ लो आराम से, चिंता नहीं करो। तुम्हारी इकोनॉमिक्स भी चल रही है, मैथ्स भी चल रहा है एक दिन में, बायो भी चल रही है। अब बायो कंप्लीट करवा दो, नियर टू फिनिश है, एक तो कम से कम पकड़ के खत्म कर लें इसे, ठीक है। तो ज्यादा नहीं बोलो, केमिस्ट्री हो चुका है, मेटल नॉन मेटल नियर टू फिनिश है, पीरियोडिक टेबल हो चुका है, ज्यादा कुछ नहीं बचा है आपका केमिस्ट्री के अंदर। जो आप चिल्ला रहे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं, 15 क्लास और बची होंगी, तो वो हो जाएगा जनवरी में हो जाएगा, ठीक है। आपको दिन में बायो केमिस्ट्री दोनों क्लास मिल रही है, इनफैक्ट फिजिक्स भी मिल रहा था आपको, अब तो फिजिक्स आपका कंप्लीट हो गया, तो फिजिक्स भी आपको मिल रहा था, तो काहे को इतना परेशान हो रहे हो। ज्यादा मिल जाता है तो ज्यादा आप उसका फायदा उठाते हैं क्या। आओ, हालांकि मैंने प्रॉमिस किया था कि बायो कंप्लीट होने के बाद केमिस्ट्री करवाऊंगी, फिर भी मैंने आपके एग्जामिनेशन को देखते ही, अभी है क्या ग्रुप डी का एग्जाम, फरवरी लास्ट में है, सिर्फ 10-12 क्लास बची हैं, वो मैं करवा दूंगी। आप 5-7 क्लास रिकॉर्ड फॉर्म में दूंगी, क्योंकि वो तो एकदम वन लाइनर के टाइप में होते हैं, तो वो आप खुद से ही पढ़ लोगे, तो ज्यादा नहीं बचा, ज्यादा परेशान नहीं हो। 15 जनवरी तक या 20 जनवरी तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी में लगातार क्लास लोगे तो वो मेरी मर्जी है कि मैंने केमिस्ट्री क्लास ऑफ कर दी, बायो लगा दिया, तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी टीचर को टोंचने की जरूरत नहीं है, सार्केस्टिकली बात करने की जरूरत नहीं है कि केमिस्ट्री होगी कि नहीं होगी। आप ज्यादा जानते हैं कि होगी कि नहीं होगी। चलो, फालतू में 5 मिनट खराब करवा दिया। हाँ जी, नाक को नोज से एयर एंटर करती है, कहां से, तो नाक के जो दो द्वार हैं, नाक के जो दो रास्ते हैं, उसे नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। और इस नाक के अंदर जो कैविटी होती है उसे नेजल कैविटी, इस हिस्से को, यहां पर इस हिस्से को नेजल कैविटी बोलते हैं। इस नेजल कैविटी में एक हिस्सा होता है जिसे ऑल्फैक्टरी रीजन कहते हैं, और ये ऑल्फैक्टरी रीजन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सीधा और सीधा सिग्नल लेकर जाते हैं आपके ब्रेन के पास। और ब्रेन किसकी पहचान करवाता है, स्मेल की, गंधक की पहचान करवाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, सुनो, ऑल्फैक्टरी रीजन कहां होता है, तो नोज में, नाक में होता है। या पूछेगा ऑल्फैक्टरी रीजन किस सिस्टम से रिलेटेड है, तो कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, नाक किस में आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो नाक के अंदर है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। अगला पॉइंट, इसी नेजल कैविटी के अंदर होते हैं आपके नेजल हेयर्स। क्या होते हैं, नेजल हेयर्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है नाक के बाल। आपके नाक के अंदर होते हैं नाक के बाल, और नाक के
बाल जो हैं वो एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। जो भी आपने हवा ली है बाहर से, उस हवा को फिल्टर करते हैं। कैसे? तो अगर उस हवा में छोटा मोटा डस्ट का पार्टिकल आया है, कोई धूल मिट्टी के कण आ गए हैं, या अगर उस हवा में कोई भी पोल्यूटेंट आ गया है, कोई पोल्यूटेंट आ गया, पोल्यूटेंट का मतलब होता है बच्चा प्रदूषक, तो उसे वहीं पर रोक लेती है। तो हमें जो नाक के बाल दिए ना भगवान ने, वो बड़ी सोच समझ के दिए हैं और वो बहुत जरूरी भी हैं, क्योंकि जो नाक के बाल हैं वो क्या करते हैं, वो नेचुरल फिल्टर की तरह काम करते हैं। और किसको फिल्टर करते हैं? जो भी आपने एयर इनहेल किया उसको फिल्टर करते हैं। और उस एयर में अगर कोई धूल मिट्टी के कण है, उस धूल मिट्टी के कणों को रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोकता है। तो इन जो नाक के बाल है, इन्हें साइंस में क्या कहा जाता है? ऐसे छोटे छोटे जो आपके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं नाक में, इन्हें कहा जाता है सीलिया। इनका नाम होता है सीलिया। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सीलिया किस सिस्टम का हिस्सा है, तो आप क्या बताओगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। सीलिया जो है वो किसे कहते हैं? नाक के बाल को हम सीलिया कहते हैं, जो एयर को फिल्टर करते हैं या धूल मिट्टी के कणों को वहीं पर रोक लेते हैं। अगला, हमारी नाक में नेजल वाटर बनता है। नेजल वाटर, नेजल वाटर को बोलते हैं नाक का पानी। जब आपको जुकाम वुखाम हो जाती है तो बहुत ज्यादा ये पानी निकलने लग जाता है, और इसी नाक के पानी को साइंस में कहा जाता है म्यूकस, और हिंदी में कहा जाता है श्लेष्मा। तो हमारी नाक से आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है? नोज से। नाक की जो नेजल कैविटी है वहां पर कौन से क्षेत्र होता है? घ्राण क्षेत्र या ऑल्फैक्टरी रीजन होता है, जो स्मेल से रिलेटेड होता है, गंधक की पहचान करवाता है। कैसी स्मेल ली है, अच्छी है, खराब है, गेंदे के फूल की है, गुलाब के फूल की है, वो यहीं से पहचान की जाती है। नाक के बालों को सीलिया कहा जाता है, और यही सीलिया एयर को फिल्टर करते हैं। डस्ट वगैरह पार्टिकल आ जाते हैं तो उनको हटाने का काम करते हैं, ताकि ये डस्ट वगैरह है ये हमारे फेफड़ों तक ना पहुंचे। अदरवाइज तो हमारे फेफड़ों में डस्ट के पार्टिकल्स जम सकते हैं, उससे हमारे फेफड़े खराब हो सकते हैं। अगला, नाक से जो पानी गिरता रहता है आपका, जिसे म्यूकस कहा जाता है, म्यूकस ग्लैंड्स होती है हमारी नाक में, श्लेष्मा बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं, वहां से ये नाक का पानी निकलता रहता है। और ये नाक का पानी क्या करता है? तो हवा को थोड़ा सा गीला कर देता है। हवा को गीला करने का काम करता है, वेट करने का काम करता है, उसे गीला कर देता है ताकि आसानी से वो एयर है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाए, हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाए। तो ये हो गया सबसे पहले नाक के बारे में जो पूछेगा क्वेश्चन वो यही पूछेगा। अगला पॉइंट, अब नाक से एयर कहां जाती है? तो जरा ध्यान से सुनिएगा, कुछ इस तरीके से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम करता है। मान लीजिए ये इसकी नाक है और नाक से एयर आ गई है, और ये नाक से एयर अब कहां जाती है? इस एरिया में। यहां पर एक पाइप होता है, उसे तो रेस्पिरेटरी पाइप कहते हैं। एक और पाइप होता है, उसे डाइजेस्टिव पाइप कहते हैं। इसे कहते हैं आप फूड पाइप। और फूड पाइप में क्या जाता है? खाना जाता है। फूड पाइप जिसे अभोजन नलिका बोलते हैं, इसमें खाना जाता है। और इससे पहले वाला जो पाइप है इसे कहा जाता है विंड पाइप। इसे क्या कहा जाता है बच्चा? विंड पाइप, और हिंदी में कहा जाता है वायु नलिका। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रही हूं कि एयर आई है तो ये एयर तो कहां चली जाएगी? इस तरीके से यहां चली जाएगी। खाना आया है तो वो खाना यहां से इस पाइप में चला जाएगा। जबकि आपने एयर ली कहां से है? नाक से, इस हिस्से से। तो ये वाला पार्ट जो है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कॉमन है, उभयनिष्ठ मार्ग है, इसे कहा जाता है फेरिंक्स। इसे क्या कहा जाता है? फेरिंक्स या ग्रसनी कहा जाता है। और एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो फेरिंक्स होता है बेटा, आप बताओगे, एक कॉमन रास्ता होता है किसके लिए? फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड की, खाने की बात करते हैं तो किस सिस्टम में? डाइजेस्टिव सिस्टम में। एयर की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ये वाला जो हिस्सा है जो दोनों के लिए कॉमन है, इसे फेरिंक्स कहा जाता है। तो सबसे पहले आपने नाक से ऐसे हवा ली और ये हवा आगे कहां जाती है? फेरिंक्स वाले पार्ट में जाती है। तो अब आप 2 नंबर लगा के लिखेंगे, किसका? आप लिखेंगे फेरिंक्स। एयर, एयर नोज से कहां जाती है? तो पॉइंट नंबर 2 में लिखोगे अब एयर जाती है फेरिंक्स में। और फेरिंक्स दोनों के लिए कॉमन पाथवे है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, यहां पे यही एग्जाम में आते हैं। हिंदी में इसे ग्रसनी कहा जाता है। तो लिख दीजिए, इट इज द कॉमन पाथवे फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। लिखो, इट इज द कॉमन पाथवे फॉर द कॉमन
pathway for the respiratory system and digestive system. पूरा लिख लेना आप. यह पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है. यह पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के लिए एक कॉमन पाथवे है, एक उभयनिष्ठ मार्ग है. श्वसन तंत्र के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है, कॉमन पाथवे है, उभयनिष्ठ मार्ग है. तो 2 नंबर पे अगर आपसे पूछ ले कि एयर का पाथवे क्या है, तो नाक से कहां गई है? आपके फेरिंग्स में गई है. अब इस फेरिंग से कहां जाती है? तो फेरिंग से जस्ट जाती है इस विंड पाइप वाले एरिया में, लेकिन इस विंड पाइप्स के ऊपर अटैच्ड होता है आपका वॉइस बॉक्स. तो आप नेक्स्ट 3 नंबर पे लिखोगे एयर नोज के बाद फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद कहां गई है? तो अगला पॉइंट लिखोगे लैरिंक्स. और लैरिंक्स को हिंदी में बच्चा लैरिंक्स से लिखा जाएगा. इसी का दूसरा नाम होता है साउंड बॉक्स. ध्वनि यंत्र, ध्वनि यंत्र या ध्वनि प्रोड्यूस करने वाला बॉक्स, ध्वनि यंत्र. ये लैरिंक्स कहां होता है? मैं आपको एक इमेज दिखाती हूं. इस इमेज में ध्यान से देखिएगा आप कि आपका लैरिंक्स होता कहां है. ये देख रहे हैं आप, ये देखो ध्यान से, ये आपकी नाक ठीक ऐसे ही आप में होती है. नोज से इस तरीके से एयर आया, तो ये वाला जो रास्ता है इसे आपने फेरिंग्स बोल दिया, कॉमन पाथवे है. अब फेरिंग से होती हुई एयर यहां आती है और इसको दिखा रखा है लैरिंक्स. लैरिंक्स होता है बच्चा साउंड बॉक्स, जहां से आपकी आवाज बन रही है. अभी मैं बोल रही हूं ना, तो मेरी साउंड कहां से बन रही है? मेरे साउंड बॉक्स से या वॉइस बॉक्स से. और वॉइस बॉक्स का नाम क्या है? लैरिंक्स. तो नेक्स्ट पॉइंट, एक तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है बच्चा कि ह्यूमन वॉइस बॉक्स को, मानव का जो ध्वनि यंत्र है, ह्यूमन वॉइस बॉक्स का नाम क्या होता है? तो आप क्या करोगे बेटा? ह्यूमन वॉइस बॉक्स का नाम होता है लैरिंक्स. मानव के ध्वनि यंत्र या ध्वनि बनाने वाला जो बॉक्स है उसका नाम क्या है? लैरिंक्स. हम लोगों में इसका नाम लैरिंक्स होता है. और जो बर्ड्स होते हैं ना, जो चिड़िया होती हैं, वो चिड़चिड़ाहट मतलब ची 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 ऐसे करके ची 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 करती है ना, बोलती हैं तब, तो उनका क्या होता है? बर्ड्स का जो वॉइस बॉक्स है उसका नाम होता है सीरिंक्स. उसका नाम क्या होता है? सीरिंक्स. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कभी कि सीरिंक्स किसका वॉइस बॉक्स है, तो सीरिंक्स होता है बच्चा बर्ड्स का, पक्षियों का. और ह्यूमन का वॉइस बॉक्स कौन सा होता है? तो वो बता दीजिएगा. ह्यूमन वॉइस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? लैरिंक्स बोलते हैं. आपने शायद सुना होगा, हिचकी क्यों आती है आगे बताएंगे भरत जी. आपने सुना होगा जैसे वो ऐड आता है ना मूवी के अंदर, आप जब थिएटर में जाते हैं तो मूवी चलने से पहले कि मेरा नाम कमलेश है और ये मेरी मम्मी है, और मेरी मम्मी बहुत ज्यादा तंबाकू खाती थी, लेकिन अब उनका डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके उसका ध्वनि यंत्र निकाल दिया और अभी कभी बोल नहीं पाएंगे. तो अगर मैं आपका वॉइस बॉक्स निकाल दूं तो आप कभी बोल नहीं पाओगे. और ये वॉइस बॉक्स डैमेज हो सकता है ज्यादा टोबैको लेने से, स्मोकिंग करने से, उनका टार जमने से आपका ये वॉइस बॉक्स खराब भी हो सकता है. ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं किसकी, अब क्या बात करते हैं हम कि लैरिंक्स, जिसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, या यहीं से हमारी आवाज बनती है. और जैसे चिड़िया होती हैं, बर्ड्स होती हैं, उनके वॉइस बॉक्स को सीरिंक्स कहा जाता है. अब इस लैरिंक्स में क्या होता है? तो इस लैरिंक्स में या इस वॉइस बॉक्स में होती हैं वोकल कॉर्ड्स. वोकल कॉर्ड्स होती है बच्चा, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है स्वर रज्जू. और ये वोकल कॉर्ड किससे वाइब्रेट होती है? एयर से वाइब्रेट होती है. एयर आया है, कहां से होता हुआ? नाक से होता हुआ आपके फेरिंग्स, और फेरिंग्स से लैरिंग्स के पास आई एयर. मैं एयर ले रही हूं लगातार, तो यही एयर मेरी लैरिंग्स में जा रही है. और जैसे ही ये एयर लैरिंग्स में जाती है तो लैरिंग्स में होती है वोकल कॉर्ड्स. ये वोकल कॉर्ड्स एयर से वाइब्रेट होती हैं. हवा से इसमें कंपन पैदा होता है, और उसी कंपन से, उसी वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है, ध्वनि बनाती है. तो ध्वनि यंत्र के अंदर पतली पतली ऐसे मेम्ब्रेन जैसी वोकल कॉर्ड्स होती है. वो वोकल कॉर्ड एयर से वाइब्रेट होती हैं. जो भी आपने हवा को एंटर किया, करवाया है, उस एयर से वाइब्रेट होती है और वाइब्रेट होकर साउंड बनाती है. उस साउंड को वर्ड्स में, शब्दों में कन्वर्ट करता है आपका जीभ. और कब क्या बोलना है वो बताता है आपका ब्रेन.
कब क्या किससे बोलना है, कितना बोलना है, वो आपके ब्रेन का काम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारी वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स बोला है, लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वोकल कॉर्ड्स एयर से वाइब्रेट होती हैं और साउंड बनाती हैं। अब बच्चा आपने देखा होगा कि लड़कियों की आवाज थोड़ी सी तीखी होती है, तीखी का मतलब पैनी होती है, और लड़कों की आवाज में डीपनेस होता है। अब डीपनेस क्यों है, लड़कों की आवाज भारी क्यों होती है, इसके पीछे दो रीजन है। एक तो बेटा वोकल कॉर्ड का साइज, आपने शायद फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, अगर वोकल कॉर्ड्स का साइज लार्ज है तो पिच हमेशा लो होती है। अगर वोकल कॉर्ड का जो साइज, वोकल कॉर्ड का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, अगर इसका साइज लार्ज होगा तो उनके साउंड की जो पिच है वो हमेशा लो होगी, पिच इज लो। और अगर क्या होगा बेटा कि वोकल कॉर्ड का साइज स्मॉल होगा, अगर इन वोकल कॉर्ड का साइज छोटा होगा, है ना, तब क्या होगा, पिच हमेशा हाई होगी। आपने फिजिक्स में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अंकुर सर से, अब मैं इसको बताना जरूरी नहीं समझती हूं कि ऐसा क्यों होता है। मेरा सिर्फ इतना काम है बताने का कि भाई अगर साइज बड़ा होगा तब तो आप बताओगे बेटा कि आपका वोकल कॉर्ड का साइज बड़ा है तो आपका हमेशा पिच जो है वो आप बताओगे लो होगा, और अगर वोकल कॉर्ड का साइज बड़ा होगा, छोटा होगा, तो हमेशा जो साउंड है उसका पिच हाई होगा। तो ये बड़ा किसमें है आप बताओ, लड़कों में, और छोटा किसमें है, लड़कियों में। लार्ज होता है ये मेल बॉडी में। लड़कों के शरीर में वोकल कॉर्ड का साइज बड़ा होता है, इसलिए उनकी आवाज की पिच लो होती है, उनकी साउंड में क्या होता है, डीपनेस होता है बेटा, उनकी आवाज भारी होती है, भारीपन होता है उनकी आवाज में। और लड़कियों में इसका साइज छोटा होता है, इसलिए उनकी आवाज पैनी होती है। पैनी का मतलब क्या हो गया बेटा कि उनकी आवाज की जो पिच है वो हाई होती है। मतलब अगर मैं यहां से बोलूं एक लड़के को कि आवाज मारो तो लड़के की आवाज यहीं तक जाकर वापस आ जाएगी, लेकिन लड़की की आवाज बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है बच्चा। अब कितना होता है साइज, तो ऐसा माना जाता है कि लड़कों में जो ये है इसका साइज होता है 20 mm, और लड़कियों में वोकल कॉर्ड्स होती हैं उसका साइज होता है 14 to 15 mm। तो ये साइज भी नोट कर लीजिएगा, अगर एग्जाम में आ जाए तो ये साइज भी लिख लीजिए। वैसे एग्जाम में साइज नहीं आता है, बस ये क्वेश्चन पूछता है कि बड़ी किसकी होती है वोकल कॉर्ड्स और छोटी किसकी होती है, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलो अगला पॉइंट क्या है, एक तो लड़कों की आवाज में भारीपन, गहरापन होने का रीजन ये है। दूसरा बच्चा, जब लड़के प्यूबर्टी एज में होते हैं तब आप देखिएगा कि लड़कों के इस वाले हिस्से में थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, थोड़ा सा फूला हुआ हिस्सा आपको यहां महसूस होता है, उसे कहा जाता है एडम्स एप्पल। उसे एडम्स एप्पल कहा जाता है बिकॉज होता क्या है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। ये आपका मान लो विंड पाइप हो गया, ये विंड पाइप है, और इसी विंड पाइप पे अटैच्ड होता है लैरिंग्स। इसी के ऊपर कौन रहता है, लैरिंग्स रहता है। तो एक तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि लैरिंग्स इज अटैच्ड ऑन विच पाइप, फूड पाइप और विंड पाइप, आपके बोलोगे विंड पाइप, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि जो लैरिंग्स है वो किस पाइप पे जुड़ा हुआ होता है तो आप बताओगे वो विंड पाइप से, वो वायु नलिका के ऊपर अटैच्ड होता है। फूड पाइप मत करके आ जाना, गलत हो जाएगा। लैरिंग्स विंड पाइप पे कनेक्टेड होता है। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स है, एयर आ रही है इस तरीके से, फेरिंग्स, फेरिंग्स से होती हुई एयर इस तरीके से लैरिंग्स से आई, लैरिंग्स से आई तो लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं, उन वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करा और उससे आपका साउंड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है बच्चा। अब क्या होगा, जब बच्चा एडल्ट एज में होता है, एडल्ट एज से पहले मतलब प्यूबर्टी एज में होता है, तो लड़कों के अंदर ये जो लैरिंग्स है इसके बाहर चारों तरफ कुछ कार्टिलेज लगी हुई होती है, और उन्हीं कार्टिलेज से ये वाला पार्ट ऐसे फूला हुआ होता है। इसे कहा जाता है एडम्स एप्पल। इसे क्या कहा जाता है, एडम्स एप्पल कहा जाता है। और ये एडम्स एप्पल सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, मेल बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये लड़कों में पाया जाता है और इसी की वजह से लड़कों की साउंड में डीपनेस आती है, गहरापन होता है। ये दो रीजन है इसलिए। और ये एडम्स एप्पल है, ये कब ज्यादा बनने लग जाता है, जब लड़के की प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी एज से पहले आप अपने घर में देखना बच्चों की आवाज लड़का लड़की की सेम ही रहती है बेटा।
सेम ही रहती है, लड़का और लड़की की आवाज ऑलमोस्ट एक जैसी सी रहती है। लेकिन जैसे ही लड़के की प्यूबर्टी एज खत्म होती है, लड़के की आवाज में गहरापन आ जाता है, बहुत हैवी हो जाती है उसकी आवाज। क्यों? क्योंकि आप बताओगे बेटा कि एडम्स एप्पल उसका विकसित हो गया है, उसका एडम्स एप्पल प्रॉपर बन गया है, उसकी वजह से उसकी आवाज में डीपनेस हो गई है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले एडम्स एप्पल किस में होता है, हिंदी में कोई नाम नहीं है, कहीं आप हिंदी में कर दो एडम्स का सेव, ऐसा मत लिख देना, हिंदी बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। हिंदी में कोई ऐसा नाम नहीं होता है, इसको देने की जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा। ठीक है, चले अब आगे। ओके चलो, अर्चना सिंह कह रही है मैम प्रैक्टिस, किस चीज की प्रैक्टिस? प्रैक्टिस तो आप करेंगे, मैं थ्योरी करवा दूं वही बहुत है। चलिए, तो एक नंबर पे एयर कहां से आई? एयर का रास्ता क्या है? नोज, नाक, नाक से फिर कहां गई है आप बताएंगे? फेरिंग्स में गई। फेरिंग्स से एयर कहां पर गई है बच्चा? फेरिंग्स से एयर आई है एडम्स एप्पल अगर लड़का है तो, अदरवाइज आप क्या लिख लोगे? लैरिंग्स लिख लोगे। लैरिंग्स में गई, लैरिंग्स से आवाज बन गई। अब इस लैरिंग्स किसके ऊपर अटैच्ड है? विंड पाइप के ऊपर। तो अब पहला, दूसरा, अब एयर का रास्ता अगला क्या होगा? 4 नंबर पे आएगा विंड पाइप। तो 4th नंबर पे लिखिए विंड पाइप। ये रास्ता याद करना, एग्जाम में आता है, पाथवे ऑफ एयर। एयर का रास्ता क्या है, किस तरीके से एंटर होती है, कहां कहां से, सीक्वेंस से याद करना है आपको, बिकॉज ये सीक्वेंस पूछता है आपसे। तो 4 नंबर पे लिखिएगा विंड पाइप। विंड पाइप। 4th नंबर पे लिखिए विंड पाइप, हिंदी में बोलते हैं वायु नलिका। वायु नलिका, देखो आम भाषा में इसे वायु नलिका कह दिया जाता है, और वैसे इसका नाम होता है बच्चा ट्रैकिया। और एक अनाउंसमेंट सुन लो, कल और परसों आपकी क्लासेस बंद रहेंगी क्योंकि न्यू ईयर है। कल, परसों, संडे, संडे तक आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी, अब एक क्लास नहीं होगी। ठीक है, सीधा मंडे को क्लास होगी आपकी, बिकॉज सबकी छुट्टी है, इंस्टीट्यूट सब बंद है, टीचर्स अपने घर जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं, सब टीचर्स को घर जाने का हक है। टीचर्स भी इंसान होते हैं, उन्हें भी नया साल मनाने का हक है। तो अगले 3 दिन के लिए आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी क्योंकि सैटरडे संडे पड़ रहा है। कल टीचर्स निकल जाएंगे, दिल्ली में एक तो वो भी लग चुका है, धारा 144 लगा दी है, सब टीचर्स अपने घर जा रहे हैं, आज ही सब निकल जाएंगे। अब जो टीचर बचेगा वो उसकी मर्जी है, वो क्लास लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, तो 3 दिन के लिए आपकी छुट्टी रहेगी अब न्यू ईयर तक। अब आपकी क्लास अगले साल होगी। अगले साल का मतलब क्या है? नेक्स्ट ईयर, है ना। नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या हो गया? आपके क्लासेस मंडे से कंटिन्यू होंगे। ठीक है, तो इस चीज को याद रख लीजिएगा। चलो सुनो, तो विंड पाइप जिसे ट्रैकिया बोलते हैं हम, या वायु नलिका बोलते हैं। सबसे पहला एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि इसकी लेंथ क्या होती है। तो याद रखिएगा ये फूड पाइप से छोटी होती है। कितनी? तो 12 से लेकर 12.5 सेंटीमीटर, 12 से 12.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, मैक्सिमम इतनी लेंथ होती है। जबकि बेटा फूड पाइप होता है वो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। हाँ, शेड्यूल एक बार आप चेक कर लेना, किसी कोई टीचर नहीं गए हैं घर, वो क्लास भी लेने के लिए राजी हैं, तो जो नहीं गए हैं वो अपनी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर क्लासेस बाकी टीचर्स की ऑफ है तो उसका रीजन यही है, हर एक इंस्टीट्यूट बंद है इधर। इधर तो मतलब इस एरिया को जितना ब्लॉक कर रखा है, पुलिस वाले इतना रोकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर मुखर्जी नगर में ना एक तो कांड बहुत होते हैं। कल 2 लड़कियां जल गई गैस वैस से, पता नहीं क्या किससे। और कल इतनी भयंकर यहाँ पर लड़ाई हुई, बच्चे बहुत हुड़दंग मचाते हैं। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की गाड़ी को, ब्रिजा गाड़ी थी वो, पार्किंग के चक्कर में लड़ाई हुई, पूरी गाड़ी को आग लगा दी। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, न्यू ईयर से 25 तारीख से इस एरिया को पूरा ब्लॉक कर रखा है। वो तो बेचारे टीचर्स हैं जो पता नहीं कैसे क्लास आकर लेते हैं, वो तो स्टूडियो तक। अदरवाइज यहाँ पे इतना रोकते हैं, दिन में भी पुलिस वाले रोकते रहते हैं इस एरिया में। तो बहुत भयंकर हालत हो रखी होगी। अभी अभी आपको गाड़ी, पुलिस वालों की गाड़ी की आवाज भी सुन रही होगी। इस एरिया में 7 बजे के बाद तो बिल्कुल बंद कर देते हैं, किसी को आने जाने नहीं देते हैं। तो ये 25 तारीख के बाद यहाँ का मुखर्जी नगर का जो SHO है वो सब, सारे इंस्टीट्यूट बंद है यहाँ पर। 25 तारीख से सारे इंस्टीट्यूट बंद है, इसलिए, है ना। चलो, तो इसकी लेंथ क्या है? 12 से 12.5 सेंटीमीटर है। और ये ट्रैकिया क्या करती है? तो बच्चा देखो, ये आपका ट्रैकिया है। ट्रैकिया में क्या आ रही है? एयर आ रही है। और ये एयर आगे चलकर कहां पे एंटर करती है? ये ट्रैकिया आगे चलकर इस तरीके से डिवाइड हो जाती है, इस तरीके से। क्यों डिवाइड होती है? क्योंकि बच्चा आपके 2 फेफड़े हैं। ये हो गया आपका राइट लंग, लेफ्ट लंग, और ये हो गया आपका राइट लंग। 2 फेफड़े हैं, दोनों फेफड़ों में आपको क्या पहुंचानी है? हवा पहुंचानी है। तो ये ट्रैकिया आगे चलकर इस तरीके से डिवाइड हो जाती है। आधी डिवाइड होगी बाएं फेफड़े में और आधा होगा क्या आप बताओगे? दाएं फेफड़े में। लेफ्ट लंग और राइट लंग 2 फेफड़े हैं, तो दोनों फेफड़ों के
आप बताओगे ट्रैकिया डिवाइड होकर अपना एयर पहुंचाने का काम करती है। तो एक तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हो कि आगे चलकर ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हो जाती है। ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू बोथ लंग्स, डिवाइडेड इनटू बोथ लंग्स। दोनों फेफड़ों के अंदर वायु नलिका क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। दोनों फेफड़ों में वायु नलिका, दोनों फेफड़ों में वायु नलिका विभाजित हो जाती है। अब क्यों होती है, तो भाई दो फेफड़े हैं, दोनों फेफड़ों में एयर पहुंचाना है तो उसको विभाजित होना पड़ेगा, विभाजित हो जाती है, हो जाती है। किस तरीके से होती है वो अभी पढ़ेंगे। पहले, इससे पहले एक क्वेश्चन और एग्जाम में क्या आता है वो सुनिए ध्यान से। इस ट्रैकिया के ऊपर ऐसे सी शेप में, ऐसे सी के आकार की कुछ कार्टिलेज लगी हुई होती है, या लिखा हुआ होता है आपके एनसीईआरटी में रिंग्स, छल्ले की जैसी, छल्ले की जैसी, है ना, छल्ले की जैसी या रिंग्स जैसी ऐसी क्या लगी हुई होती है, आप बताओगे कुछ कार्टिलेज लगी हुई होती है। कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि, और ये उपास्थि कितनी होती है, नंबर में 9 होती है। कौन सी उपास्थि होती है, ये हाइलीन कार्टिलेज होती है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाइलीन उपास्थि होती है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि हाइलीन कार्टिलेज कहां पर प्रेजेंट होती है, तो आप बताओगे वो हमारी ट्रैकिया पे होती है। कितनी होती है, कितनी होती है, तो 9 होती है। कितनी होती है आप बताना, 9 होती है। मैम क्यों होती है, बेटा अगर किसी दिन एयर बहुत प्रेशर के साथ आ गई तो ये विंड पाइप फट सकता है, आपका विंड पाइप फट सकता है। तो इसके एयर के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपकी ट्रैकिया के ऊपर 9 हाइलीन कार्टिलेज होती हैं। कैसी, तो सी शेप में, ऐसे सी के आकार की। तो अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बना तो बता दीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ ये किसके ऊपर होती है, ट्रैकिया के ऊपर होती है। फूड पाइप के ऊपर ऐसी कोई भी आपको स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलती है। तो ट्रैकिया की लेंथ से क्वेश्चन बन सकता है, ट्रैकिया के ऊपर लैरिंक्स होता है, ट्रैकिया दोनों फेफड़ों में डिवाइड हो जाती है, और ट्रैकिया के अंदर से जब एयर आती है तो उस एयर के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए 9 हाइलीन कार्टिलेज की सी शेप में, सी आकार के छल्ले जैसी ऐसी क्या लगी हुई होती है, कार्टिलेज, उपास्थि लगी हुई होती है। ठीक है, चलो अब बात आती है कि मैम ट्रैकिया डिवाइड कैसे होता है। अब इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना क्योंकि एग्जामिनेशन में यहां से बहुत क्वेश्चन आता है। इस तरीके से ट्रैकिया आया, और ट्रैकिया ये पहली बार जो डिवाइड हो रहा है यहां से लेकर यहां तक, प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, प्राइमरी, मैंने प्राइमरी का ऐसे सिंबल लगा दिया है, आप पूरा लिख लेना, प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया का प्राथमिक विभाजन, हिंदी में आप लिख सकते हो वायु नलिका का प्राथमिक विभाजन, वायु नलिका का प्राथमिक विभाजन। ट्रैकिया का प्राइमरी डिवीजन क्या कहलाता है, इस ट्रैकिया जब पहली बार डिवाइड हुई तो उसे क्या कहा जाता है। ये जो पार्ट पहली बार डिवाइड हो रही है, ये जो ब्रांचेस बंट गई है, एक ब्रांच, 2 ब्रांच, इसे कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इसे ब्रोंक्यूल्स नहीं, ब्रोंकस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है आप बताओगे बच्चा, ब्रोंकस कहा जाता है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से कि जैसे ही ट्रैकिया सबसे पहली बार डिवाइड हुई है तो उसे ब्रोंकाई या ब्रोंकी कहा जाता है, लिख लीजिएगा। तो इसका प्राइमरी डिवीजन क्या कहलाएगा बेटा, ब्रोंकी कहलाएगा। हिंदी में सेम नाम है, लिख लेना। उसके बाद अगेन ये ट्रैकिया आगे चलकर ऐसे पतले पतले पाइप में और डिवाइड होती है बेटा, क्योंकि पूरे फेफड़े के अंदर आपको एयर पहुंचानी है। इस तरीके से और डिवाइड होती है आपकी ट्रैकिया, क्योंकि फेफड़े के हर एक किनारे में आपको हवा पहुंचानी है। ठीक इसी तरीके से इस फेफड़े में भी क्या होता है बच्चा, एयर पहुंचानी है, तो ट्रैकिया आगे चलकर फिर डिवाइड होती है। ट्रैकिया दूसरी बार डिवीजन हुआ है ट्रैकिया का, तो इसे क्या लिखा जाएगा, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया तो दूसरी बार क्या हो गई है, विभाजित। एंड प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंकी पहली बार डिवाइड हुआ है। एंड प्राइमरी डिवीजन ऑफ, एंड प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकी, इसे क्या कहा जाएगा। तो जरा इसका नाम, इसको पहले हिंदी में लिख लेते हैं कि वायु नलिका का दूसरा विभाजन
ट्रैकिया का दूसरा, क्योंकि देखिए ना ट्रैकिया तो दूसरी बार डिवाइड हुई है, एक बार पहले तो हो ही चुकी है। वायु नलिका का दूसरा विभाजन एवं कॉमा लगा दीजिए, ब्रोंकाई का या ब्रोंकी का, ब्रोंकाई का प्रथम विभाजन, ब्रोंकाई का प्रथम विभाजन क्या कहलाता है? ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसे कहा जाता है बेटा इंग्लिश में ब्रोंक्यूल्स, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। थोड़े से नाम बहुत टफ हैं, लेकिन यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ब्रोंक्यूल्स हिंदी में कहा जाता है वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक। एक बार फिर से सुन लीजिएगा बेटा, जैसे ही ट्रैकिया का क्या हुआ बेटा, आप बताओगे डिवीजन हुआ, तो पहली बार डिवाइड हुआ तो उसे ब्रोंकी बोला, फिर ये ब्रोंकी आगे चलकर और पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, तो उन ब्रांचेस को नाम क्या कहा जाता है? ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। तो ट्रैकिया का दूसरा डिवीजन, ब्रोंकाई का प्रथम डिवीजन ब्रोंक्यूल्स कहलाता है। ब्रोंक्यूल्स वायु कोष्ठ, एक बीमारी होती है ब्रोंकाइटिस, आपने सुना हो तो, ज्यादा स्मोकिंग करने से ब्रोंकाइटिस हो जाता है। यही वाली जो पतली पतली पाइप है ये ब्लॉक हो जाती है और इसे ही कहा जाता है ब्रोंकाइटिस, अगर कभी आपने सुना होगा तो। नहीं सुना तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट। अब बच्चा आखिर में जाकर ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये ऐसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में, कूप जैसी स्ट्रक्चर, इस तरीके से स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाते हैं। आखिर में जाकर ये ऐसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है एल्वेलाई, इन्हें कहा जाता है एल्वेलाई। मानो एक अंगूर है, उस अंगूर के ऊपर, ये अंगूर का गुच्छा है आपने देखा होगा, और उस अंगूर के गुच्छे पे इस तरीके से अंगूर लगे हुए होते हैं बहुत सारे। ठीक उसी तरीके से हमारे फेफड़े में ब्रोंक्यूल्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे कूप जैसी स्ट्रक्चर, इन्हें कहा जाता है एल्वेलाई। तो नेक्स्ट लिखोगे थर्ड डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, वायु नलिका का तीसरा, हिंदी में लिख देना तीसरा विभाजन, और कॉमा लगा के लिखना सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ, आप बताओगे ब्रोंकाई, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई एंड प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। इसे क्या कहा जाएगा? लास्ट में जो स्ट्रक्चर बनी है इसे कहा जाता है एल्वेओली, एल्वेओली। हिंदी मीडियम वाला बच्चा कैसे लिखेगा सुनिए, वायु नलिका का तीसरा विभाजन, तीसरा हो जाएगा, ब्रोंकाई का दूसरा विभाजन, ब्रोंकाई का दूसरा देख लो, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई का दूसरा, एंड प्राथमिक विभाजन वायु कोष्ठक का। लास्ट में क्या बनती है? एल्वेओली, ऐसी कूप जैसी स्ट्रक्चर बनती है, हिंदी में इन्हें कूपिकाएं कहा जाता है। जब आप एक फेफड़े की एनाटॉमी करेंगे तो आपको फेफड़े में सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा, आपको फेफड़े में सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं? सुरभि रॉय कह रहे हैं प्लीज मैम एक बार अजित भाई का कमेंट देखकर रिप्लाई दे दीजिए प्लीज, ठीक है। क्या है अजित बेटा, क्या हो गया? आपके इंस्टीट्यूट में वर्क मिल सकता है क्या? मैम जी घर की कंडीशन खराब है। बेटा कैसा काम करना है आपको अजित? अगर आपको टाइपिंग आती है तो मैं आपको करवा देती हूँ, आप हाँ घर से बैठे बैठे आप टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन और आपको टेक्निकल थोड़ा सा नॉलेज है तो आप बताइए। हाँ बेटा हो गए। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे पहले ये सुन लो, ठीक है। क्या आएगा? ट्रैकिया जब सबसे पहली बार डिवाइड हुई तब तो आप क्या बताओगे? उसे ब्रोंकाई कहा जाता है। ट्रैकिया जब दूसरी बार डिवाइड हुई ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। ट्रैकिया जब तीसरी बार टर्शरी डिवीजन हुआ ट्रैकिया का तो बच्चा उसे एल्वेओली कहते हैं, उसे कूपिका कहते हैं। और हमारे फेफड़े में इस तरीके से अंगूर पे, जैसे अंगूर के गुच्छे पे अंगूर लगे हुए होते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे फेफड़े में एल्वेलाई होती है। मैं आपको इसका इमेज दिखाती हूं कि किस तरीके से एल्वेलाई होती है। ऐसे बहुत सारी कूपिकाएं होती हैं, एल्वेलाई होती हैं, आपको दिखाती हूं किस तरीके से होती हैं। ये आप फेफड़ा देख रहे हो, ये आपका फेफड़ा है, इसमें देखो यहां पर ये आपको दिख रही होंगी ऐसे ब्रांचेस में बंटी हुई, देखो बच्चा ऐसे ब्रांचेस में बंटी हुई, साफ साफ लिखा हुआ है देखो ट्रैकिया,
फिर जैसे ही ट्रैकिया एंटर की तो इस पार्ट को ब्रोंकस या ब्रोंकाई बोलते हैं, बात सेम ही है। फिर ये जो ब्रांचेस बनी आगे चलकर इसे ब्रोंक्योल्स बोलते हैं, और एंड में चलकर ये जो अंगूर के गुच्छे पे जो अंगूर लगे हुए होते हैं ठीक उसी तरीके से एल्वेलाई होती हैं, और इसी एल्वेलाई को यूनिट ऑफ लंग कहा जाता है, फेफड़े की इकाई माना जाता है बच्चा इसे ही। और अच्छे से आपको इमेज दिखाना है, मैं आपको और दिखाती हूं। ये देखिए, इस इमेज से शायद आपको समझ में आ जाए। तो ये देखो बेटा, ये आपके फेफड़े में ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस और उन ब्रांचेस पे बहुत सारी एल्वेलाई लगी हुई होती है। अब इस एल्वेलाई की जब बात करते हैं, एक तो बच्चा इसको लिख दो, इट इज द यूनिट ऑफ लंग्स। यूनिट ऑफ लंग्स ये फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। फेफड़े की इकाई, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्रेन की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। ये क्या है? फेफड़े के अंदर सेल्स है। भाई फेफड़ा क्या है? एक ऑर्गन है, और ऑर्गन में क्या होती हैं? छोटी 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 क्या होती हैं बेटा? सेल्स, क्योंकि सेल से ही मिलकर बना हुआ होता है ऑर्गन। और इसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं? एल्वेलाई बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्वेलाई या कूपिका कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि यूनिट ऑफ लंग्स, फेफड़े की इकाई को क्या माना गया है? एल्वेलाई। कैसी होती है? ऐसी बच्चा, एक एल्वेलाई बनाऊं तो कुछ इस तरीके की होती है। अब इस एल्वेलाई के पास क्या होता है? सरफेस एरिया है। ये देखो ना, इसके पास सरफेस एरिया है, और इसी सरफेस एरिया में क्या होता है? तो इस सरफेस एरिया के अंदर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके अंदर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसों का विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। और कैसे? तो गैसों का आदान प्रदान का मतलब है इसी हिस्से में ऑक्सीजन तो एंटर करता है, ऑक्सीजन अंदर आता है, और इसी हिस्से से CO2 जो है वो आउट होता है, CO2 बाहर जाता है। दो क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, अच्छे से नोट कर लेना। क्या फेफड़े की इकाई को क्या कहते हैं? एल्वेओली। और दूसरा, फेफड़े के किस हिस्से में गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? बोले तो ऑक्सीजन अंदर आता है, CO2 बाहर जाता है, तो बता देना वो इसी हिस्से में होता है, एल्वेलाई में होता है, एल्वेओली में होता है। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के, मतलब एक चार्ट बना के आपको समझा रही हूं कि किस तरीके से आपके बॉडी के फेफड़ों के अंदर एयर एंटर करी। जरा ध्यान से सुनना, जो पढ़ाया है वही बता रही हूं। सबसे पहले एयर कहां से आ रही है? नाक से। नाक से कहां आई बेटा? फेरिंक्स में आई। सही लिख रही हूं कि नहीं लिख रही हूं बता देना। आपकी ग्रसनी में आई, फेरिंक्स में आई एयर। अभी एयर की बात हो रही है बेटा, एयर का मतलब हवा। फेरिंक्स से कहां गई बच्चा? आपके लैरिंग्स में गई। लैरिंग्स बोले तो वॉइस बॉक्स, और गई तो वहां पर जो आपकी वोकल कॉर्ड्स हैं वो उसी हवा से वाइब्रेट होकर साउंड बना रही है। देन ये गई है बेटा ट्रैकिया में। ट्रैकिया बोले तो वायु नलिका। फिर ये ट्रैकिया हमारे फेफड़ों तक, अब फेफड़े दो हैं तो दोनों में पहुंचानी है एयर, तो ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है। जब ट्रैकिया पहली बार डिवाइड हुआ तो उसका नाम हुआ ब्रोंकाई। जब ट्रैकिया अगेन डिवाइड हुआ उसका नाम हुआ ब्रोंकिलस, है ना, ब्रोंक्योल्स या ब्रोंकिलस आप कैसे लिख सकते हैं। फिर ब्रोंक्योल से एंड में जाकर अंगूर जैसी स्ट्रक्चर तो क्या? एल्वेलाई कहलाती है। इस तरीके से किसका रास्ता है? एयर का रास्ता है, हवा का रास्ता है। और हवा क्या होता है? मिक्सर ऑफ गैसेस। गैसों का मिश्रण क्या होता है? हवा होता है बेटा। बात समझ में आ गई? तो आपसे पूछता है कि नाक से जो आपकी एल्वेलाई, एल्वेलाई बोले तो कूपिका, फेफड़े की इकाई तक हवा किस पाथवे से आती है? तो बेटा इस पाथवे से ये रास्ता है हवा के आने का। आप बताओ किसी को यहां तक दिक्कत है क्या? फिर मैं थोड़ी सी आपको फेफड़ों के बारे में बातें बताऊंगी। हाँ, इसके अंदर किस तरीके से होता है वो बाद में बताएंगे। ऑक्सीजन आता कैसे है और जाता कैसे है उसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो बाद में बताया जाएगा बेटा। थोड़ी सी अब फेफड़ों के बारे में बात करेंगे, है ना। एल्वेलाई तक तो बात समझ में आ गई है। अब कुछ बातें लंग्स के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग दोगे लंग्स। क्या हो गया? सारा दिन परेशान करता रहता है मुझे। लंग्स जिसे हिंदी में बोलते हैं फेफड़ा या फुफ्फुस, हिंदी में इसे फेफड़ा या फुफ्फुस कहा जाता है। कुछ पॉइंट हैं जो सुन लो, वन लाइनर। लंग्स के बारे में जब आप स्टडी करते हो
टू स्टडी अबाउट लंग्स इज नॉन एज पुल्मोनोलॉजी। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पल्मोनो शब्द हमेशा किसके लिए काम में लिया जाता है? फेफड़ा। जब भी पल्मोनो टर्म देखोगे तो पल्मोनो का मतलब होता है लंग्स। लंग्स के बारे में स्टडी करना पल्मोनोलॉजी, और जो हॉस्पिटल होता है उसे पल्मोनोलॉजी हॉस्पिटल, और जो डॉक्टर होता है उसे पल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं पूछूं कि फेफड़ों की लोकेशन क्या है, कहां होते हैं आपके फेफड़े, तो फेफड़े होते हैं बेटा थोरेसिक कैविटी में। क्या बोलते हैं इसे? जहां पर फेफड़े होते हैं उसे कहते हैं थोरेसिक कैविटी। हिंदी में कहा जाता है वक्षीय गुहा। चेस्ट वाले हिस्से में रिब्स केज के नीचे जो पसलियों का पिंजरा है वहां पर ऐसे फेफड़े होते हैं बेटा। अगर आप कहो तो मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से। तो बेटा इसको कहा जाता है, ये रहा इस हिस्से को, इसे थोरेसिक कैविटी कहा जाता है, वक्षीय गुहा कहा जाता है। तो लंग्स कहां पे है? तो आप बताओगे बेटा लंग्स होते हैं थोरेसिक कैविटी में, वक्षीय गुहा में। ठीक है, हो गया बेटा। चलो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो लंग्स है उनका कलर कैसा है। अगर आपने आपके फेफड़े का नेचुरल कलर पूछे, आपसे प्राकृतिक रंग पूछे, तो नेचुरल कलर होता है पिंक। पिंक कलर के होते हैं बच्चा फेफड़े। वो बात अलग है, आप देखिए ना आपको पिंक कलर के दिख रहे होंगे, है ना। वो बात अलग है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं या पॉल्यूशन वाले एरिया में ज्यादा रहते हैं तो आपके फेफड़े ब्राउन या ब्लैक हो सकते हैं। ठीक है, आपके फेफड़े ब्राउन या ब्लैक हो जाते हैं। एक कह रहे मैम एल्वेओली पीली कब पड़ जाती है? जब कभी किसी इंसान को न्यूमोनिया होता है तब ये एल्वेओली पीली हो जाती है बेटा, पस भर जाता है न्यूमोनिया वाले इंसान को। अगली बात, हमारे फेफड़ों के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। फेफड़े को सुरक्षा देने के लिए मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, झिल्ली लगी हुई होती है, जिस झिल्ली का नाम होता है प्लूरा। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो प्लूरा है वो किसकी झिल्ली है। जब मैंने आपको ब्रेन करवाया था तब मेनिंजिस बताया था। ब्रेन के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उसे मेनिंजिस बोलते हैं। जब मैंने हार्ट करवाया तो हार्ट के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसे कार्डियक मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से आपके फेफड़े के चारों तरफ जो झिल्ली होती है जो फेफड़े को सुरक्षा देती है उसे प्लूरा मेम्ब्रेन या प्लूरा कहा जाता है। ठीक है, अगला आपसे पूछ ले कि फेफड़े की यूनिट क्या है, फेफड़े की इकाई किसे माना गया है। तो बेटा फेफड़े की इकाई तो मैं पढ़ा चुकी हूं, एल्वेओली को माना गया है, क्योंकि हमारे फेफड़े में ऐसी बहुत सारी कुपिकाएं होती हैं। और जो फेफड़ों का मेन काम होता है, फेफड़ों का मेन काम क्या है? हमारे खून में ऑक्सीजन को घोलना एंड खून से CO2 बाहर करना। तो वो मेन काम इसी यूनिट में होता है, इसी एल्वेलाई में ही होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई मेरी बात। ये अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए सारे तो कोई बच्चा अटकने वाला नहीं होगा। यहां तक की क्लास में तो शायद सब लोग बच्चे बता देंगे कि अगर इससे कुछ क्वेश्चन, हाँ बीमारियां करवाऊंगी मैं फेफड़ों की जो भी आपकी। हाँ एक बच्चा पूछ रहा है मैम वजन, तो फेफड़ों का वजन दोनों का, अगर वेट पूछ रहे हैं तो लिख लीजिएगा। दोनों फेफड़ों का वजन अप्रोक्स 1.3 to 1.5 किलोग्राम होता है। दो फेफड़े होते हैं ना, देख रहे हो आप, ये दो फेफड़े हैं, तो दोनों फेफड़ों का वजन क्या होता है आप बताएंगे? 1.3 to 1.5 किलोग्राम होता है। ये कुछ वन लाइनर पॉइंट थे जो आप फेफड़ों के बारे में याद करो। अब बच्चा आपके दोनों फेफड़ों के नीचे जस्ट बीनीथ, देखो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एक फेफड़ा, ये हो गया आपका दूसरा फेफड़ा। आपको याद है जब मैंने आपको हार्ट करवाया था तो मैंने कहा था कि हमारा बायां फेफड़ा छोटा होता है। कितने बच्चों को ये बात याद है कि हमारा बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े के अकॉर्डिंग छोटा होता है? क्यों होता है बायां फेफड़ा छोटा? क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि बाएं फेफड़े के नीचे की तरफ ऐसे गड्ढा होता है और इस गड्ढे को कहते हैं कार्डियक नोच। बताया था कि नहीं बताया था? और इसी कार्डियक नोच के अंदर आपका हार्ट होता है, आपका हृदय प्रेजेंट होता है, इसलिए हमारा बायां फेफड़ा छोटा होता है ना। पंकज किस चीज का एग्जाम है? हाँ जी बता दोगे? तो बायां फेफड़ा छोटा है। क्यों है बायां फेफड़ा छोटा? क्योंकि बेटा बाएं फेफड़े के जस्ट नीचे की तरफ क्या होता है? आपका कार्डियक नोच, और उस नोच के अंदर होता है हार्ट।
अगली बात, दोनों फेफड़ों के नीचे इस तरीके से एक मस्कुलर ऑर्गन होता है सी शेप का, इस तरीके से, इसे कहा जाता है डायफ्राम। तो अगर कभी आपसे डायफ्राम शब्द के बारे में पूछा जाए तो बताइएगा डायफ्राम इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। डायफ्राम श्वसन तंत्र का ही हिस्सा माना जाता है। दोनों फेफड़ों के नीचे की तरफ एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, उसे कहा जाता है डायफ्राम। मैं आपको इमेज दिखाती हूं। इस इमेज में देखिए, ये रहा डायफ्राम, कुछ सीज आकार का दिख रहा है आपको, इसे डायफ्राम लिखा हुआ है। ये रहा सी शेप का, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। लिखिएगा इसके बारे में कि डायफ्राम एक तो दोनों फेफड़ों के नीचे है, बीनीद एक प्रीपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है जस्ट नीचे। जैसे मैंने अपने ऊपर यहां पर एक किताब रखी, तो किताब के जस्ट नीचे है ना मेरा सर है, तो बीनीद बोथ लंग्स। ठीक है बेटा, क्या लिखोगे? बीनीद, हाँ लड़का लड़की दोनों में सेम होता है, ठीक है। बीनीथ बोथ लंग्स, अजीत बेटा मेरे नंबर पे कॉल करना, ठीक है। बीनीथ बोथ लंग्स, दोनों फेफड़ों के नीचे, दोनों फेफड़ों के जस्ट नीचे एक ऑर्गन होता है जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं। और ये डायफ्राम किसका बना हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ मसल्स का बना हुआ है, इसलिए हम इसे मस्क्यूलर ऑर्गन बोलते हैं। ये मांसपेशियों का बना हुआ है, इसलिए यह एक मांसपेशीय अंग है। और बेटा ये क्या काम करता है? इट कंट्रोल्स ऑन ब्रीदिंग रेट, यह श्वसन की दर को कंट्रोल करता है। लिखिएगा, इट कंट्रोल्स ऑन ब्रीदिंग रेट, इसका काम है इट कंट्रोल्स ऑन ब्रीदिंग रेट। यह ब्रीदिंग रेट का मतलब हो गया श्वसन की दर को कंट्रोल करता है, श्वसन की दर पर संतुलन बना के रखता है, या आप लिख दीजिएगा कंट्रोल, नियंत्रित करता है, श्वसन दर को नियंत्रित करता है। किस तरीके से करता है वो आपको आगे समझ में आएगा, जब अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी तब। नियंत्रित करता है, ठीक है बच्चा। तो ये कुछ टर्म्स थे जो आपको एग्जाम में रेस्पिरेटरी सिस्टम से पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, ठीक है। अच्छा, आपकी भाभी प्रमुख कौन सा? प्रमुख का, मैं मेरा भाभी आज प्रमुख का चुनाव जीत गए हैं। कौन सा प्रमुख? जिला प्रमुख या ब्लॉक प्रमुख, है ना बेटा? समझ गए आप देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। एक तो एयर का पाथवे, नोज क्या है, नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं, सीलिया क्या होते हैं, म्यूकस क्या होता है, और ऑल्फैक्टरी रीजन क्या होता है, एडम्स एप्पल क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, ब्रोंके क्या होता है, ब्रोंक्योल्स क्या होता है, एल्वेलाई क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, फेफड़े कहाँ होते हैं, फेफड़ों के बारे में स्टडी करना क्या होता है, ये सारी बातें आपने जान ली है, ठीक है। अब बात ये आती है कि फेफड़ों का फंक्शन क्या होता है। अगर आप मेरे से पूछो कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लंग्स, तो फेफड़ों का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फेफड़ों का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय, गैसों का आदान प्रदान करना। किस तरीके से? फेफड़ों का काम है ऑक्सीजन को तो खून के अंदर घोलना, इन करना, और CO2 जो हमारे बॉडी से आती है उसे आउट करना। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? तो फेफड़े की यूनिट में होती है, जिसे हम एल्वेलाए कहते हैं, जिसे हम कुपिका कहते हैं। और इस कुपिका में किस तरीके से होती है वो अगली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर आप में से पूछो फेफड़ों का फंक्शन क्या है, तो फेफड़ों का काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान करना। और ये गैसों का आदान प्रदान आप बताओगे बेटा कहां होता है? तो फेफड़ों की इकाई में, जिस तरीके से यहां पर दिखा रखी है आपको। ये देखिए बेटा, ये एक फेफड़ों की इकाई है, इसे पल्मोनरी यूनिट या यूनिट ऑफ लंग कहा जाता है। ये देखो यहां पे होता है, आप बताओगे फेफड़ों का जो मेन फंक्शन है वो यहां पे होता है। ये एक नेचुरल एल्वेलाई है, अगर इसमें पस भर जाता है, किसी को न्यूमोनिया हो गया, तो इस तरीके से उसकी एल्वेलाई हो जाती है। अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी अगली क्लास में, सुनो किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो पढ़ लिया। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं, कुछ वन लाइनर नोट्स हैं यहाँ पे जो एग्जाम में आते हैं, और कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज हैं जो पढ़ाई जाएंगी, वो अगली क्लास में। अगली क्लास में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ज्यादा नहीं आता है, अगली क्लास में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। पंकज कुमार पाल का क्या कहना है आप बताइए।
हाँ जी अजीत, आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहां पर मेरे को फॉलो कर लीजिए और वहां पर मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, ठीक है। इस इंस्टाग्राम चलाते हैं कि बेटा? नहीं चलाते हैं तो मैंने एक क्लास में नंबर तो दिया था 408 वाला, उस पर फोन कर लेना, या टेक्निकल टीम को फोन करके उनसे मेरा नंबर ले लेना, वो दे देंगे आपको, ठीक है। पर्सनल नंबर दे देंगे मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा ना। मिक्स्ड एयर लेते हैं, CO2 और ऑक्सीजन की बात क्यों करते हैं? बेटा मिक्स्ड एयर लेते हैं लेकिन फेफड़े के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन आती है, खून में, यही तो बताऊंगी अगली क्लास में। भावना यही तो बताऊंगी अगली क्लास में। फेफड़े के अंदर जो खून है उसमें ऑक्सीजन घुलेगा, बाकी ऊपर की तरफ वापस चली जाएंगी सारी गैसेस, और साथ में उसे CO2 भी चला जाएगा। यस गुलशन कुमार, ठीक है, समझ में आ गया। बिहार से हूं मैम, पंचायत समिति द्वारा नियुक्त किया जाता है वो ब्लॉक का प्रमुख। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बताइए, किसी का कोई डाउट? अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा। प्रदीप बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है? किसी के फोन में प्रॉब्लम नहीं आती रिकॉर्ड क्लास देखने में? आपको क्या प्रॉब्लम आती है बेटा? क्या प्रॉब्लम चल रही है आप में? किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आती? सब लोगों को मैं खुद रिकॉर्ड क्लास देखती हूँ कभी कभी आपकी चीजें देखने के लिए कि भाई किस क्लास में क्या पढ़ा दिया है, मुझे वो भी तो देखना पड़ता है ना बेटा। तो मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चलो, तो अगली क्लास में ये चैप्टर आपका फिनिश है। जूलॉजी का एक लास्ट चैप्टर बचेगा, है ना, एनिमल किंगडम और एक ह्यूमन आई। बस उसके बाद बॉटनी की 5 क्लास। ये मान के चलिए आपका 10-15 जनवरी तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा बेटा। और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूं कि ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, ठीक है। कल परसों आप संडे तक क्लासेस की छुट्टी रहेगी। अच्छा, क्यों ना एक काम करूं, अगर आप लोग कहो तो, अब कुछ समझने वाला है नहीं इस चैप्टर में, एक वीडियो अपलोड करवा देती हूं इसका। अब फैक्चुअल बचे हैं उसके अंदर, इसका एक वीडियो अपलोड करवा देती हूँ। कुछ फैक्ट्स हैं, बस वही पढ़ने हैं आपको इसके अंदर, कुछ नहीं। आप 3 दिन की छुट्टी आप पढ़ भी लेंगे तो वो बढ़िया है। ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, रेस्पिरेटरी फ्यूल क्या होता है, बहुत ऐसा छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। वो आप ऐसे ही पढ़ लोगे तो भी आप कर लोगे। तो क्यों ना इसका मैं एक, जो समझाने वाला था वो मैंने 2 क्लास में आपको समझा दिया है, जो समझाने वाला है वो मैंने 2 क्लास में समझा दिया है। अब इसका एक वीडियो अपलोड करवा देती हूँ ताकि आप लोग पढ़ लोगे। उसमें कुछ नहीं, बहुत बच्चों वाली चीजें हैं, आप 1 लाइनर है ऐसे पॉइंट, वो मैं बोर्ड पे लिखूं, आप भी पढ़ो, 1 घंटा आपका भी वेस्ट हो मेरा भी हो, कभी पढ़ लेना उसको आराम से, नोट्स में नोटबुक में डाल लेना, तो वो ज्यादा अच्छा होगा बेटा। तो वो एक वीडियो मैं अपलोड करवा देती हूँ। समझाने वाला मैंने समझा दिया, कुछ फैक्ट्स बताने हैं, कुछ बीमारियों के नाम बताने हैं उसमें, कि व्हाइट लंग कब होते हैं, ब्लैक लंग कब होते हैं, अस्थमा कैसे हो जाता है, टीबी कैसे हो जाता है, निमोनिया कैसे हो जाता है, ये पढ़ा रखा है उसके अंदर, तो वो बेटर रहेगा। बाकी बेटा आप सभी को, हाँ, कल करा देंगे अपलोड, कल करा देंगे बिल्कुल आप और फिर उसके बाद नए साल के बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एनिमल किंगडम, ठीक है बच्चा। उसके बाद आपका एनिमल किंगडम बहुत टफ चैप्टर है, इनफैक्ट वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, इसलिए सबसे लास्ट में छोड़ रखा है, इसीलिए सबसे लास्ट में छोड़ रखा है इस चैप्टर को। तो वो हम बस, इसके बाद आपका जूलॉजी ऑलमोस्ट फिनिश है, ऑलमोस्ट फिनिश है, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है बेटा। और लेक्चर में चैप्टर का नेम अपडेट करवा देंगे, 3 दिन की छुट्टी है तो टेक्निकल टीम कर देगी वो काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एनिमल किंगडम बचा है, कोई साइंस स्पेशल 15 वालों का डाइजेस्टिव सिस्टम भी बचा होगा, बस कुछ बचा ही नहीं है ऐसा, ठीक है बच्चा। लंग्स में आरती और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, फेफड़े में बस एल्वेलाई वाला फंक्शन पढ़ना है, बाकी तो लंग्स में कुछ पढ़ना ही नहीं है। मैम आप सेल्फी को भी अपडेट करती हो, ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ओके चलो बेटा, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना बहुत